बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक वक्त था गुलाम प्रथा का, जहाँ इंसान कोड़ियों से लेकर अशरफियों के दाम खरीदे और बेचे जाते थे। इंसानों की बोलियां लगती थी, गरीब अमीरों के तलवे चाटा करते थे, गुलामों के बाजार सजा करते थे। एक दिन इन्हीं गुलामों के बाजारों में से एक ऐसा गुलाम निकला जो आगे चलकर भारत का सुल्तान बन गया। ये गुलाम था गयासुद्दीन बलबन। बलबन की कहानी इतनी रोचक है कि पूरी वीडियो देखे बिना आप अपनी जगह से नहीं हिल पाओगे। दोस्तों, हिंदुस्तान में मुस्लिम हुकूमत के पिछले एपिसोड यानी एपिसोड 6 में हमने रजिया सुल्तान का इतिहास देखा था। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक हुक्मरानी करती हैं, मगर 1240 में तुर्क सरदार उसे हटाकर बहराम शाह को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना देते हैं। बहराम शाह तुर्क सरदारों के खिलाफ होने की कोशिश करता है, मगर तुर्क सरदार उसे मरवाकर अलाउद्दीन मसूद शाह को तख्त पर बैठा देते हैं। सत्ता का नशा कितना नशीला होता है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बलबन इल्तुतमिश के पोते नासिरुद्दीन महमूद और उसकी मां के साथ मिलकर सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह को कत्ल कर देते हैं और तख्त पर सिर्फ 17 साल के नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाकर बैठा दिया जाता है। नासिरुद्दीन महमूद सुल्तान तो बन जाता है, मगर उसका मन ही नहीं होता है हुकूमत करने का, बल्कि उसकी जगह कोई और शख्स ही सल्तनत को अपने इशारों से चला रहा होता है। कौन था वो शख्स? ध्यान से वीडियो देखते रहिए। दोस्तों, नासिरुद्दीन महमूद एक मजबूत दीनी माहौल में पले बड़े होते हैं। दुनिया से ज्यादा वो दीन से लगाव रखते थे। एक सुल्तान होते हुए वो अपनी इबादतों में इस कदर मशगूल रहते कि उनके पास हुक्मरानी करने तक का वक्त नहीं होता था। रातों को उठकर नमाजें पढ़ना, हर वक्त कुरान पाक की तिलावत करना उनकी दिनचर्या थी। एक सुल्तान अगर चाहे तो दुनिया की कीमती से कीमती चीज उसके सामने लाकर रखी जा सकती है, मगर आप हैरान होंगे कि नासिरुद्दीन महमूद एक ऐसी बुजुर्ग हस्ती थी जो सुल्तान होकर भी कुरान की नकलें बनाकर और टोपियां सीकर अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाते थे। यहाँ तक कि उनकी सिर्फ एक ही बीवी थी और वही बीवी घर का सारा काम करती और खाना बनाती थी। उनके यहाँ कोई नौकर चाकर नहीं था। सोचिए, एक सुल्तान होकर ऐसी जिंदगी जी रहे थे नासिरुद्दीन महमूद। दोस्तों, इल्तुतमिश से लेकर नासिरुद्दीन महमूद तक सल्तनत में तुर्क सरदारों की मंडली का बोलबाला था। जो भी उनके खिलाफ होता, ये मंडली उसे रातों रात रास्ते से हटा देती थी, चाहे वो सुल्तान ही क्यों न हो। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद बहुत नर्म मिजाज के थे। वो नहीं चाहते थे कि सल्तनत में हुकूमत के लिए कोई फसाद हो, इसीलिए उन्होंने सल्तनत की बागडोर इन तुर्क सरदारों को सौंप रखी थी और खुद अल्लाह की इबादत में लगे रहे। इन्हीं तुर्क सरदारों में गयासुद्दीन बलबन नामी एक और तुर्क सरदार था जो इतना तेज और अक्लमंद था कि कुछ ही समय में वो सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के इतने करीब आ गया कि नासिरुद्दीन महमूद ने उसे अपना नायब मुकर्रर कर लिया। दोस्तों, उस वक्त जो शख्स नायब के पद पर होता था वो सुल्तान के बाद सल्तनत का सबसे ताकतवर शख्स माना जाता था। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद से बलबन की ये नजदीकी तब और बढ़ जाती है जब बलबन अपनी बेटी का निकाह सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद से करवा देता है। बस यहीं से असली पिक्चर शुरू होती है। सुल्तान से बलबन की ये नजदीकियां तुर्क सरदारों को खटकने लगती हैं। सोए हुए तुर्क सरदार वापस जाग उठते हैं। उनको ये अंदाजा हो चुका था कि जरूर बलबन कोई बड़ा काम सरंजाम देने वाला है। बस फिर क्या था, तुर्क सरदारों ने बलबन के खिलाफ एक ऐसी साजिश रची कि सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद खुद बलबन को सल्तनत से बाहर निकाल फेंकते हैं। आखिर क्या थी वो साजिश, जरूर जानेंगे, मगर उससे पहले हमें बलबन का बैकग्राउंड देख लेना चाहिए। दोस्तों, गयासुद्दीन बलबन का जन्म 1210 से 1216 ईस्वी के बीच एक तुर्क कबीले में होता है, जहां बलबन के पिता उस कबीले के सरदार होते हैं। इस कबीले पर मंगोल हमला कर देते हैं और मंगोल बलबन को पकड़कर गुलामों के बाजार में ले जाकर बेच देते हैं, जहां ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी नामी शख्स बलबन को खरीद कर दिल्ली ले आते हैं। बलबन की बुद्धि इतनी तेज थी कि देखने वाला हर कोई बलबन को खरीदना चाह रहा था।
मगर उस वक्त के सुल्तान इल्तुतमिश बलबन को खरीद लेते हैं। सुल्तान इल्तुतमिश बलबन की होशियारी देखकर उसे अपना निजी नौकर बना लेता है। धीरे धीरे बलबन अपनी काबिलियत के दम पर सुल्तान को इस कदर प्रभावित करता है कि सुल्तान इल्तुतमिश बलबन को अपने 40 खास तुर्क सरदारों के गिरोह में शामिल कर लेता है। आप अंदाजा लगाइए कि बलबन कैसे एक गुलाम से एक सल्तनत के सुल्तान के करीब पहुंच जाता है। गयासुद्दीन बलबन रजिया सुल्तान के दौर में अमीर शिकार के ओहदे पर पहुंचता है। फिर अलाउद्दीन मसूद शाह के दौरे हुकूमत में अमीर हाजिब यानी सुल्तान का मैनेजर या सेक्रेटरी बनता है। फिर नासिरुद्दीन महमूद के जमाने में नायब के पद पर आ पहुंचता है। माने के बलबन सल्तनत में किंग मेकर की भूमिका निभा रहा था। ये सब वो अपनी काबिलियत के दम पर हासिल करता है, जबकि बाकी के तुर्क सरदार बस तुर्क सरदार ही बने रह जाते हैं। बलबन का यूं बुलंदियों की सीढ़ियां चढ़ना ही बलबन और तुर्क सरदारों में नफरत की आग भड़का रहा था। अब उस खतरनाक साजिश की बात करते हैं जिसकी वजह से नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को सल्तनत से बाहर कर दिया था। असल में जब तुर्क सरदारों को लगने लगा कि बलबन हमसे आगे बढ़ रहा है और अगर ये कहीं सुल्तान बन गया तो हमारे खैर नहीं, इसीलिए तुर्क सरदारों ने बलबन का पत्ता साफ करने की साजिश रची। तुर्क सरदारों में एक सरदार इमामुद्दीन रेहान जो हिंदू से मुसलमान बना था, सभी तुर्क सरदारों को अपने साथ लेकर सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को बलबन के खिलाफ भड़का देता है। वो सुल्तान से कहता है कि बलबन आपसे सल्तनत छीनने की साजिश रच रहा है और कभी भी आपकी हत्या कर सकता है। बस सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद उन सरदारों की बातों में आ जाते हैं और बलबन को सल्तनत के हर पद से हटाकर रेहान को नायब का पद दे देता है। तुर्क सरदार खुश हो उठते हैं, मगर बलबन भी कहां हार मानने वाला था। बलबन धीरे धीरे अपनी ताकत मजबूत करता है और कुछ तुर्क सरदारों को अपने साथ मिला लेता है। कुछ ही वक्त बाद बलबन अपनी बेगुनाही साबित करके सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद से कहता है कि या तो मुझे वापस नायब का ओहदा दो और रेहान को हटाओ या जंग के लिए तैयार हो जाओ। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद फिर से कोई फसाद ना हो इसलिए रेहान को हटाकर वापस बलबन को अपना नायब मुकर्रर कर लेता है। अब बलबन इतना ताकतवर हो जाता है कि सल्तनत की बागडोर उसके हाथों में आ जाती है और तुर्क सरदार देखते रह जाते हैं। सन 1265-66 में नासिरुद्दीन महमूद की मौत हो जाती है। चूंकि नासिरुद्दीन महमूद के कोई बेटा नहीं था, इसलिए उसकी सल्तनत अब बलबन के हिस्से में आ गिरी। बलबन अब सुल्तान था। तुर्क सरदारों में हाहाकार मच गया कि भागे तो भागे कहां। इतिहासकार लिखते हैं कि बलबन इतना कठोर नेचर का सुल्तान था कि वो अपने दरबार में ना तो खुद हंसता था और ना ही किसी दरबारी को हंसने देता था। हमेशा सीरियस रहता और शराब को तो इस कदर बैन किया कि कोई अगर शराब पी लेता तो कोड़े मार मार कर उसके खाल उधेड़ दी जाती थी। बलबन वैसे तो दीनदार सुल्तान था और वो अपने आप को जिल्ले इलाही कहता था। ये शब्द आपने कई फिल्मों या ड्रामों में सुना होगा। इसका मतलब होता है खुदा की परछाई। यानी बलबन कहता था कि अल्लाह ने मुझे खास तौर पर सुल्तान बनाकर भेजा है और मैं पैगंबरों के बाद दुनिया की सबसे महान हस्ती हूँ। इसके अलावा बलबन ने अपनी सल्तनत में कुछ गैर इस्लामी रीति रिवाज भी चला रखे थे। जैसे बलबन अपने दरबारियों से अपने आगे सिजदा करवाता था, यानी दरबारी सुल्तान बलबन के सम्मान में घुटनों के बल बैठकर सुल्तान बलबन के आगे सर झुकाते थे। इसके अलावा बलबन ने पायपोस नामी रिवाज भी चलाया हुआ था, जिसमें हर दरबारी सरदार सुल्तान बलबन के पैर के अंगूठे या कपड़े को झुककर चूमते थे, जैसे आपने अर्तुगरुल ड्रामे में देखा होगा। ये सब गैर इस्लामी रीति रिवाज थे। इसके साथ बलबन ने फारस के नवरोज का त्योहार यानी न्यू ईयर का त्योहार भी अपनी सल्तनत में राइज किया हुआ था। दोस्तों, बलबन सुल्तान तो बन गया, मगर अब उसके सामने 3 सबसे बड़ी चुनौतियां थी। एक मंगोल, दूसरा तुर्क सरदार और तीसरे वो मेवाती राजपूत जो मुसलमानों को लूटते और मुस्लिम औरतों की इज्जत पर हाथ डालते थे। दोस्तों, बलबन ने पहले भी मंगोलों के हलाकू खान को धूल चटाई थी और सुल्तान बनने के बाद भी मंगोलों की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि बलबन की सल्तनत पर हाथ डाल सके। बलबन के सुल्तान बनने के बाद उसके लिए सबसे बड़ा खतरा तुर्क सरदार ही थे, क्योंकि अगर बलबन उन्हीं तुर्क सरदारों की मंडली से निकलकर सुल्तान बन सकता है तो बाकी के तुर्क सरदार क्यों पीछे रहेंगे। वो भी मौका पाकर बलबन को खत्म कर
सुल्तान बनने की ख्वाहिश रखेंगे। मगर बलबन ने इन तुर्क सरदारों को सर ही नहीं उठाने दिया। बलबन की सल्तनत में मेवाती राजपूत लुटेरों का आतंक सबसे खतरनाक समस्या थी। इनका आतंक इतना विकराल रूप ले चुका था कि ये दिन में भी मुस्लिम काफिलों को लूट लिया करते थे। यहाँ तक कि जब मुसलमान मर्द जुमे की नमाज पढ़ने में व्यस्त होते तो ये मेवाती राजपूत लुटेरे शहर में घुसकर मुस्लिम महिलाओं को उठा ले जाते और जंगल में उनका बलात्कार करके बिना कपड़ों के ही छोड़ देते थे। इस समस्या का समाधान सुल्तान बलबन ने खूब महारत से किया। बलबन ने उन सभी ठिकानों को तहस नहस कर दिया जहां ये मेवाती राजपूत लुटेरे रहते थे। एक एक को पकड़कर गर्दनें उड़ा दी गई, खाल खींच ली गई और कुछ ही वक्त में बलबन ने इन मेवातियों का आतंक खत्म कर दिया। दोस्तों, इतिहास में बलबन जैसे सुल्तानों की कम ही मिसालें मिलती हैं। बलबन ने अपने बूढ़े और शहीद सैनिकों को नकदी पेंशन देने की शुरुआत की थी। बलबन की सल्तनत का मजबूत होना उसके जासूसी विभाग पर भी निर्भर करता था। बलबन ने अपनी सल्तनत में जासूसों का ऐसा जाल बिछा रखा था कि सल्तनत की हर छोटी बड़ी खबर या साजिश सीधे बलबन तक पहुंच जाया करती थी। बलबन खुद एक गुलाम हुआ करता था, लिहाजा उसने अपनी सल्तनत में ऐसा डर कायम कर दिया था कि कोई शख्स अपने गुलाम पर जरा भी जुल्म करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। इंसाफ का हर जगह बोलबाला था। सन 1285 ईस्वी में मंगोलों से जंग करते हुए बलबन का सबसे बड़ा और काबिल बेटा शहजादा मोहम्मद शहीद हो जाता है। अपने बेटे की मौत के दुख ने बलबन को अंदर से खत्म कर दिया था। बलबन का दूसरा बेटा बुगरा खां सल्तनत संभालना ही नहीं चाहता था, वो बंगाल की सूबेदारी में ही खुश था। अतः 1286 ईस्वी में बलबन अपने पोते के खुसरो को सुल्तान बना देता है और 1286 में ही 20 साल की हुकूमत के बाद बलबन की मौत हो जाती है। बलबन की मौत के बाद वो तुर्क सरदार फिर उठ खड़े होते हैं और कैखुसरो को गद्दी से हटाकर बलबन के दूसरे पोते कैकुबाद को गद्दी पर बैठा देते हैं। कैकुबाद शराबी और लड़कियों का आदी होता है। कुछ ही वक्त बाद कैकुबाद को लकवा मार जाता है और फिर तुर्क सरदार कैकुबाद को गद्दी से हटाकर उसके सिर्फ 3 साल के बेटे क्यूमर्स को सुल्तान बना देते हैं। बस ये क्यूमर्स गुलाम सल्तनत का आखिरी सुल्तान साबित होता है। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 3 साल के सुल्तान क्यूमर्स को कत्ल करके गुलाम सल्तनत का अंत कर देता है और भारत में खिलजी सल्तनत की नींव रखता है। अगले एपिसोड में हम खिलजी सल्तनत शुरू करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड शुक्रिया।